बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया की सुपर पावर का सदर कौन होगा, फैसले की घड़ी आ गई है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अमरीकी इलेक्शन पर हैं। अमरीका में 47वीं सदर के लिए इलेक्शन हो रहा है और इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। सियासत के दो बड़े और पुराने खिलाड़ी मैदान में हैं। अमरीका की मौजूदा नायब सदर और डेमोक्रेट की उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन के उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ये कांटे का मुकाबला है। 24 करोड़ से ज़ायद अमेरिकन अपना वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 8 करोड़ अफराद ली वोटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस ने यह कहा कि अमेरिका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वोट डालते वक्त कम्युनिटी की तामीर के बारे में ज़रूर सोचें। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हमें नज़र आ रहे हैं इस इलेक्शन कैंपेन में कि इलेक्शन की दौड़ में वही जीतेंगे। तमाम स्विंग रियासतों में कामयाबी हासिल करेंगे, इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा करेंगे। मगर 10 सदारती इलेक्शंस में से 9 दुरुस्त पेशगोइयाँ की एक अमरीकी मौर्रिख एलन लिचमैन ने, जो कह रहे हैं कि कैमला हैरिस कामयाब होगी। ये उनकी पेशगोई है। नाज़रीन, अमरीका के इलेक्टोरल वोट की कुल तादाद 538 है, जिनमें से ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 सीट्स पर इलेक्शन होने जा रहा है। इसके साथ सेनेट की 100 में से 34 सीटों और 11 गवर्नर्स का चुनाव भी आज हो रहा है। सदर के इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होंगे। ये तमाम तर तफसील पैनल का मैं तारुफ करवा दूं, क्योंकि इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, स्टूडियो में मेरे साथ हैं सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तज्जियाकार एंकर पर्सन रहमान अजहर यूएस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। रहमान अजहर, मैं आपसे आगाज़ करूंगी क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ वोटर्स का मूड भी देख रहे हैं और साथ रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट्स जो एक कैंपेन का एक माहौल होता है वो भी आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। क्या लग रहा है वहाँ पर वोटर का रुझान, और ख़ासतौर पर स्विंग जो स्टेट्स हैं वो बड़ा इसमें किरदार अदा करती हैं, तो क्या देख रहे हैं आप रहमान? देखिए, अमेरिका में वो कहते हैं कि बड़े बड़े जो है वो क्लोज सदारती इंतखाब या सदारती मार्के जो है वो हुए हैं, लेकिन जितना ये जो कॉन्टेस्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान जो पोल्स के मुताबिक इतना क्लोज कभी पहले बहुत कम जो है वो देखा गया है। क्योंकि जब पोल्स आ रहे थे और इलेक्शन से 1 या 2 दिन पहले तक जो है वो पोल्स थे, तो उसमें ये बिल्कुल जो है वो बराबर जो है वो जा रहे थे, नेक टू नेक जो है वो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की जो थी वो लोगों की राय के मुताबिक जो है वो इनकी इस वक्त जो है वो स्ट्रेंथ थी। सिर्फ इसमें देखना ये था कि इसमें जो है वो कुछ स्टेट्स हैं, जिस तरह से कि आपने खुद बताया कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उनका बड़ा अहम किरदार होगा, और यही वजह है कि यहाँ पर जो आखिरी दिन थे उसमें दोनों उम्मीदवार थे, उन्होंने फोकस जो है वो इसके ऊपर ही जो है वो रखा, उन स्टेट्स के ऊपर रखा। लेकिन यहाँ पर पोलराइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन इंतखाबात के अंदर जो है वो देखी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की तकारीर की, उनका जो स्टांस था, जो मौक़िफ़ था, जो अल्फाज का चुनाव था, वो बड़ा ही जारहाना था। और ये अमरीकी सियासत के लिए भी जो है वो बहुत जो है वो इससे पहले वो देख चुके थे जब 2016 के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। लेकिन उसके मुकाबले में भी इस वक्त जो उनकी जो लैंग्वेज थी, जो टोन थी, और जिस तरह से उन्होंने अपनी जो है वो कैंपेन चलाई, ख़ासतौर पर जो इमिग्रेशन का इशू था उसके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा जो है वो जारहाना था। दूसरी तरफ कमला हैरिस के जो सपोर्टर्स थे वो पहले बाइडेन की जो कैंडिडेसी थी उसके बाद थोड़ा जरा दबे दबे से थे, लेकिन उन्होंने आखिरी दिनों में जो है वो बहुत ज्यादा पिक किया है। बहुत सी सेलिब्रिटीज जो हैं उन्होंने कमला हैरिस को जो है वो एंडोर्स किया है। तो ये मैच जो है वो बड़ा बराबर का मैच जो है वो बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले आगे थे वो अब थोड़ा सा जरा जो है वो उनको लग रहा है कि ये क्लोज कॉल हो गई है। पहले तो वो ये समझ रहे थे, और उनकी टीम के यहाँ पर जो वो लोग थे, जहाँ पर जो मीडिया बात कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैदान बिल्कुल जो है वो क्लियर नजर आ रहा था, लेकिन कमला हैरिस ने ऐसा लगता है कि आकर उनको टफ फाइट दी है। लेकिन ये जो पोल्स हैं ये भी कोई बहुत ज्यादा फाइनल नहीं होते। ये हम देख चुके हैं कि 2016 के अंदर पोल्स ने क्या किया था, 2020 में भी पोल्स को बहुत ज्यादा इसी तरह से नहीं थे जिस तरह से जो है वो जो प्रिडिक्ट किया गया था इंतखाबी नताइज। तो ये देखना होगा। और यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि या तो जो है वो इतना क्लोज कॉल है जिसकी वजह से ये भी मुमकिन है कि ये जो इंतखाबात हैं इनके नताइज हो सकता है बहुत ही ज्यादा मुतनाज़ हो जाए। तो ये भी देखना होगा कि
रात को जब मुतनाज़े इंतखाबी किस नताज तरह आते से, हैं तो जिस तरह उनको आप खाना कह भी रहे हैं जाता कि है। करीब करीब है, इस सेंस में मुतनाज़े हो सकते हैं क्योंकि ये भी प्रेडिक्शन सामने आ रही है, आप इस पे बेहतर तज्जिया भी कर सकते हैं कि अभी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर तकरीबन नेक टू नेक चल रहे हैं और हो सकता है कि वहां पे फिर जाहिर है उसको फाइनल डिसीजन के लिए दोबारा भी इंतखाब हो सकता है। तो आपको लगता है इस तरह से मुतनाज़े हो सकते हैं? और साथ ही रहमान क्विकली इस पर भी बात कर दीजिएगा, चूंकि ज़ाहिर है दोनों के मंशूर में भी बहुत फ़र्क है, मईशत, इमिग्रेशन, टैक्स, तिजारत, जिस पर वो बहुत ज़्यादा उनका फोकस भी है। तो क्या बुनियादी पॉलिसीज़ में फ़र्क क्या है दोनों की? देखिए, मैं क्विकली एक तो बता दूं, जो इंतखाबी नतायज हैं वो इस तरह से मुतनाज़ हो सकते हैं कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टांस है, उन्होंने 2020 के भी जो इंतखाबी नतायज थे उनको तस्लीम नहीं किया था और फिर यहाँ पर जो है वो कैपिटल हिल वाला वो मशहूर वाक़या हो गया था। अभी भी इस कैंपेन में भी उनसे जो है वो बार बार पूछा गया, रिपोर्टर्स उनसे आखिरी दिनों में भी ये पूछते रहे कि अगर जो भी इंतखाबी नतायज होंगे क्या आप उन्हें तस्लीम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसका कोई वाज़ेह जवाब जो है वो नहीं दिया। तो वो यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है और ये ज्यादा जो है वो रिपब्लिकन साइड से आ सकती है कि पाकिस्तान में जिस तरह से होता है कि वो साथ ही कह दिया जाता है कि इंतखाबी नतायज जो है वो हम नहीं मानते। फिर इसके अंदर एक और अहम चीज जो है वो ये कि जो स्टेट्स के जो इंतखाब होते हैं उनमें कई दफा दिन भी लग सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ स्टेट्स थी उनके 2020 में भी इंतखाबात बड़ी देर से आए थे, तो इंतखाबी नतायज यहाँ पर ताखीर का भी शिकार होते हैं। तो हम पाकिस्तान की तो बात करते हैं लेकिन वो अमेरिका जैसे मुल्क में भी जो है वो ऐसे ही होते हैं, का शिकार होते हैं। फ्लोरिडा का मशहूर आपको याद होगा एल गोर और जॉर्ज बुश वाला मामला था, 2016 में भी ऐसी स्टेट थी, 2020 में भी ऐसी स्टेट थी। तो ये जो इल्जामात है अभी से यहाँ पर लग रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, जो अर्ली वोटिंग हुई है उसमें भी जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि उनके वोट्स को जो है वो जाया किया जा रहा है। कुछ वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर आई जिसकी यहाँ पर जो मुकम्मल तरदीद जो है वो अथॉरिटीज ने की है। तो उसमें ये कहा गया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो वोट है ये डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो आई थिंक ये इलेक्शन नाइट जो है वो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सही सही। आमिर साहब आपको क्या लगता है, क्या पॉलिसीज़ में मेजर डिफरेंस है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुतनाज़ शख्सियत बहुत से हवाले से, जब वो सियासत में नहीं भी थे तब भी बड़ी मुतनाज़ शख्सियत थी, बड़ी रंगीन शख्सियत, दौलतमंद तो वो शुरू से रहे, लेकिन जब फिर वो पावर में आए तब भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ जो हमेशा से मुतनाज़ रही। आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, आपके ख्याल में क्या कोई बुनियादी पॉलिसीज फर्क किसी एक को जीत की तरफ ले जाएगा, दूसरे को हार की तरफ ले जाएगा, या आप समझते हैं कोई बुनियादी फर्क है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में, या डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस में? देखिए, ट्रंप के बारे में मशहूर है ना कि ठगी शगी के। जी आमिर साहब। जी आमिर साहब। अच्छा, ये है ऐसे कि मतलब ट्रंप के बारे में मशहूर है ना कि ठगी शगी कर लेते हैं, हर एक बंदे को चक्कर दे लेते हैं। आपने कुछ तारीफें भी की उनकी कि किस किस्म के आदमी हैं, और वो इसी चक्कर में सबको दबाने के चक्कर में रहते हैं। और लेकिन जो मैं अभी गया था पिछले महीने अमेरिका, और मैं लोगों से मिला, मुख्तलिफ स्टेट्स में भी गया, जो बिजनेस कम्युनिटी है ना वो ट्रंप की हामी है। वो समझते हैं कि बाइडन ने ना उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उनका बिजनेस 2 साल से बड़ा डल चल रहा है। और शिकागो, इलिनॉय जो स्टेट है वहाँ पे मतलब हमेशा ये बाइडन जीते हैं, इनकी पार्टी जीती रही है, तो इस दफ़ा वहाँ पे भी स्विंग आ सकता है। और स्विंग स्टेट्स में भी ज़्यादातर ट्रंप के हक में जा रहा है। लेकिन जिस तरह रहमान वहाँ मौजूद हैं, कवर कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, और लोगों को भी हम सुन रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। बहरहाल क्लोज कॉन्टेस्ट इसलिए बन गया है कि पहले कैमला हैरिस जो है वो बहुत पीछे थी और अचानक नामजदगी हुई, वो नीचे से नहीं आई, वो पार्टी के अंदर भी था, और फिर जोशो खरोश बन गया, सब ने उसकी हिमायत भी कर दी। एक टफ इलेक्शन तो बना दिया उन्होंने। असल इशू ये है कि हम सब इस तरह गुफ्तगू करते हैं जैसे ये हमारा इलेक्शन है, पाकिस्तान का इलेक्शन है। अमेरिका के साथ हमारे मफादात हर 2 सूरतों में हैं कि हमें नुकसान क्या हो सकता है, हमें फ़ायदा क्या हो सकता है, और कम्युनिटी वाइज हमने क्या रोल प्ले किया। हमारा मसला ये बन गया कि हमारी कम्युनिटी वहाँ पे जाके ट्रंप के साथ अटैच हो गई है। एक जवाब ये देते हैं कि जी चूंकि ये हुकूमत में नहीं है और इसराइल ने जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म ढाए हुए हैं तो उसमें बराह रास्त हाथ नहीं है। लेकिन इसराइल के साथ ट्रंप भी उतने ही क्लोज हैं जितनी बाइडन इंतजामिया आज क्लोज है। कोई फ़र्क नहीं है उनका इसराइल के हवाले से कि वो इतने इसराइल नवाज हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ट्रंप के बारे में है कि वो जंगें नहीं करेंगे और मामला ठीक होंगे, आम आदमी के वहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा। वो गोरे को प्रेफर करते हैं वहाँ के, कि ओरिजिनल अमेरिकन को लेके चलना है, इमिग्रेंट्स के वो खिलाफ हैं।
तो पाकिस्तान की कम्युनिटी ने पहले भी ये काम किया, जिसकी वजह से बाइडेन इंतजामिया ने, आप सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान को मुंह ही नहीं लगाया, क्योंकि उस वक्त हमारे वजीर आजम बहैसियत पार्टी भी वजीर आजम से हट के ट्रंप की हमायत कर रहे थे, उनके लोग भी कर रहे थे। आज भी हमने अपनी डायस्पोरा को इस काबिल नहीं छोड़ा, हमारी अपनी पॉलिसियों ने, कि हम उनको इतना तकसीम कर चुके हैं कि आप किसी के साथ बहैसियत मुल्क कोई ये नहीं कह सकते कि जी हमारी कम्युनिटी ने यह किरदार अदा किया, हमने फलां किया। कोई इमरान खान की हिमायत में बात कर रहा है, कोई उसकी मुखालफत में बात कर रहा है। इशू ये है कि हम कहाँ खड़े हैं, उनके एजेंडे पे हम नहीं खड़े, उनकी किसी स्पीच में हम नहीं खड़े कि जी पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। उन्होंने शुक्रिया अदा किया जब मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे लोगों ने जब ट्रंप के साथ किया, तो उन्होंने, मैंने ट्वीट देखा उसमें उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के हवाले से बांग्लादेश में उनकी सफरिंग्स का जिक्र किया, ओवरऑल किया कि वो हमायत में इंडियंस के वोट लेना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में तो पीटीआई ये क्लेम कर रही है ट्रंप आ गया तो इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, ये फिर ऐसे लगे हैं? देखें, वो रिहाई होगी जब होगी, वो मैं पहले भी कह चुका अपने प्रोग्राम में भी उस दिन। ट्रंप ने तो शकील अफरीदी का भी कहा था ना कि मैं आते ही ले लूंगा, तो नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो क्या ले गए वो शकील अफरीदी को? ऐसे नहीं होता, ना कोई मानता है बात, ये गपशप है, ठीक है, जोर लगा रहे हैं। उनका बहैसियत पाकिस्तानी हर एक का राइट है ना कि वो अपने लिए किसको अच्छा समझते हैं और किसको बुरा समझते हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान निगेट हो गया है। इशू ये है, मैं ये बात कर रहा हूं कि हमारे लोगों को वहां की सियासत में इस तरह हिस्सा लेना चाहिए कि वो वहां के नजर आए। वो जो यहां का हिस्सा लेके बैठ जाते हैं और निकलता कुछ भी नहीं, उसका नुकसान हमें हो रहा है। जी, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब ये जिस तरह आमिर साहब बात भी कर रहे हैं, तो आम आदमी के समझने के लिए, आमिर साहब, डॉक्टर जमील साहब हैं हमारे साथ? अच्छा, चले डॉक्टर साहब जब आ जाएं तो बता दीजिएगा, क्योंकि आप कह रहे थे। जी मुजम्मिल, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम एक वाकई जो आमिर साहब भी बात कर रहे हैं कि हम क्यों इतना फोकस करते हैं यूएस इलेक्शन से, क्योंकि एक बड़ी आम सादा सी बात है जी, हमारे मफादात जुड़े हैं। तो आपको लगता है कि जो भी कैंडिडेट आगे आता है, प्रेसिडेंट बनता है, तो क्या फ़र्क होगा डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर, कितना असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, ज़्यादा लोकल पॉलिटिक्स पे ही फ़र्क पड़ेगा उनकी। उसकी वजह कि अगर हम ये सोचें कि कोई पर्सनैलिटी आके पूरी यूएस स्टेट मशीनरी की ट्रैजेक्टरी कोई चेंज कर देगी, तो वैसा होता नहीं है। लोकल पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी बहुत मैटर करती है, अमेरिकन पॉलिटिक्स में। वहाँ ये नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि 8-10 पार्टियाँ इकट्ठी होकर एक लेजिस्लेशन करवा लेती हैं। उसके अंदर राइट विंग पार्टी भी होती है, लेफ़्ट भी होती है, सेंटर भी होता है, सेंटर राइट, सेंटर लेफ़्ट सब होता है। तो वहाँ पर इस तरह का सैलड नहीं बनता पार्टीज़ का, क्योंकि वहाँ पर सदियों से जो पॉलिटिक्स हो रही है वो या कंजर्वेटिव विजन पे है या लिबरल विजन पे है। इस इलेक्शन के अंदर भी आप देख लीजिए कि अबॉर्शन राइट्स के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है, रो वर्सेस वेड जो केस था, और उस पर ट्रंप का जो स्टांस है वो हार्ड लाइनर्स को या राइट विंगर्स को अपील करता है। इमिग्रेंट्स के ऊपर भी वो यही चाहते हैं। उन्होंने कोट अनकोट ये बात की कि मैं हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिपोर्टेशन कैंपेन करूंगा, यानी कि मिलियंस में वो लोग जिनको अमेरिका में पनाह दी गई है उनको निकालूंगा। तो ये राइट विंग सेंटिमेंट की जो अपील है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि वो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट हो, या वो डेमोक्रेट्स पे ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो यूएस फ्लैग जला दिया करते हैं, ये नेशनलिस्ट नहीं है। तो ये रिटोरिक जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है, और साथ साथ एक क्लास का फैक्टर भी है, क्योंकि अगर हम ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है उसको देखें, जिस तरह राना साहब ने बात की, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हों या माइनर्स हों या फिर जो लोअर टीयर ऑफ द इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, उनकी सपोर्ट ट्रंप के साथ है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो लिटरेट ज़्यादा तबका है जो कि हाई स्कूल गया या ग्रेजुएट हुआ, तो उसमें ट्रंप की सपोर्ट इसीलिए नहीं है कि वो मिसोजिनी का इल्ज़ाम लगाते हैं उनके ऊपर। वो ये कहते हैं कि ये इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, साथ साथ ये कि वो इंक्लूसिव नहीं देखना चाहते अमेरिका को। तो ये ज़्यादा जो डिबेट सरफेस करती है ये सारी उनकी लोकल पॉलिटिक्स के बारे में। एनर्जी पॉलिसी पे आप देख लें, एनवायरनमेंट पे देख लें। अब ट्रंप वो इंसान है जो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये सारा स्कैम है, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि एनर्जी पॉलिसी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ियों से जितना धुआं निकलता रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वो इश्यूज़ हैं जो पॉलिसी इश्यूज़ हैं जो कि अफेक्ट करेंगे एक वोटर की ओपिनियन को लेकर। स्विंग स्टेट्स के हवाले से भी ये है, लेकिन इतना नेक टू नेक है कि आप कुछ कह नहीं सकते। 1960s में जो कैनेडी वर्सेस निक्सन का इलेक्शन हुआ था जिसमें कैनेडी जीते थे, बहुत क्लोज था वो भी, और इसी तरह बुश और एल गोर का 2000 में
जिसमें फ्लोरिडा की एक स्टेट पे फैसला आता है कोर्ट की तरफ से, तो एल गोर पॉपुलर वोट जीत गए थे लेकिन फिर भी इलेक्शन हार गए बाद में। तो यहाँ पर भी ये है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, हम अभी नहीं कह सकते कि कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन बाइडन का जो विड्रॉल था उसने सब चेंज किया। अगर वो ना होता तो ट्रंप वुड हैव बीन वे अहेड आई थिंक, लेकिन चूंकि वो पीछे हट गए और उनकी जो डेमोक्रेटिक जो डिबेट्स थी उनकी तरफ से, उसमें बहुत बड़ा सेटबैक था कि उनसे बात नहीं हो रही थी, वो एक्टिव नहीं थे, एजाइल नहीं थे। तो हैरिस का रिप्लेस करना बाइडन को वाज अ क्रूशल मोमेंट। और अब आकर एक जेंडर का फैक्टर भी है कि ख़वातीन की जो प्रपोर्शन है बड़ी, वो हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका जो 1776 में एज अ स्टेट बनता है, आज तक कोई खातून को मुंतखब नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो इतना प्रोग्रेसिव नहीं जितना यूरोप है। वहाँ पर अब भी कंजर्वेटिज्म है। तो ये पहली खातून होंगी। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि इनकी अफ्रीकन अमेरिकन और साउथ एशियन जो है वो लीनिएज भी है। तो ये सब अगर ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होती है तो ये अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए भी इट वुड बी गुड, लेकिन फॉरेन पॉलिसी विजन में इतना फ़र्क नहीं है। हाँ, ये फ़र्क है सिर्फ कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का अपना विजन है फॉरेन पॉलिसी को लेके, वो यही है कि नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी, जिसको अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि यूरोप की वॉर्स में हमारा कोई काम नहीं है, अफगानिस्तान में कोई काम नहीं है। तो ग्लोबली ये फ़र्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सही जी। नवीद साहब, ज़ाहिर है अभी प्रेडिक्शन तो बहुत ही मुश्किल है, अर्ली प्रेडिक्शन होगी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ सकता है अगर हम अपने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब होते हैं या हैरिस मुंतखब होती हैं, तो क्या कोई मेजर आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा पॉलिसीज़ पर? पाकिस्तान की दाखिली अंदरूनी सियासत के हवाले से भी अगर बात करें तो लेकिन दुआ डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम पहली प्रेसिडेंसी को देखें तो उसमें जो 2017 का जो उनका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी, तो उसमें जो बात कही गई थी तो वो ये था कि यूएस को बेसिकली जो है वो जो ट्रांसनेशनल जो एलिमेंट्स हैं उनसे ख़तरा है, और उसमें बाकायदा पाकिस्तान का जिक्र किया गया था और उसमें जो है वो अफ़गानिस्तान का जिक्र किया गया था। तो आप देखें उसके बाद ट्रंप ने जो एक ट्वीट की थी 2018 में, एक ट्वीट उन्होंने की थी और वो बड़ी सख्त, वो बड़ी उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो बड़ी गैर पार्लिमानी लैंग्वेज यूज़ की गई थी। उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को हमने बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं लेकिन पाकिस्तान ने हमें झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया, और पाकिस्तान बेसिकली उन्हीं एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है जिसको अमेरिका, उसके एलाइज जो हैं वो अफगानिस्तान में जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वो एक बड़ी सख्त ट्वीट थी। आप देखें उसके बाद जो है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई थी। उस वक्त मेरे ख्याल में शायद खाकान अब्बासी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद उसका जवाब भी दिया गया था और अमेरिका के एम्बेसडर को जो है वो बुला के एक एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया था। और फिर इन्हीं के जो वाइस प्रेसिडेंट थे माइक पेंस, उन्होंने अफगानिस्तान में जाके वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो पाकिस्तान को नोटिस पे डाल दिया है। तो जो ट्रंप की यानी पहली प्रेसिडेंसी को अगर हम देखें तो वो मे बी कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा ना हो, लेकिन अगेन एक चीज़ और भी है कि ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अब देखें वो सारा जो एपिसोड हुआ था जिससे जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक कशीदगी आई थी, उसके बाद जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब जाते हैं तो वहाँ पे उनके साथ बड़े खुशगवार मूड में मुलाकात होती है, और उस वक्त जो है ये कहा जाता है कि जी ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इमरान खान को बड़ा अच्छा दोस्त कहा गया, और मेरे ख्याल में वही चीज़ है जिसके ऊपर पीटीआई इस वक्त बैंक कर रही है कि अगर ट्रंप आते हैं तो वो इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा करेंगे। मेरा नहीं ख्याल ऑल्दो कि वो कोई किरदार अदा करेंगे, बिकॉज उनका मेनली जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो एक ट्रांजैक्शनल जो है वो फॉरेन पॉलिसी है। वो कुछ दो और कुछ लो की बेसिस पे वो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्पेशली पाकिस्तान के साथ तो हम देखें तो ओवर द पीरियड जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन गुजरी है पाकिस्तान के साथ जो है वो यही जो है एक किस्म का जो डीलिंग रही है वो इसी तरह की ट्रांजैक्शनल थी।
तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अब ये कहना कि जी ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी, इन चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में ट्रंप जो हैं वो ज़्यादा वो डिक्टेटर माइंडेड लोगों को पसंद करते हैं। वो जमहूरियत और हैरिस एज कंपेयर टू हैरिस, यानी हैरिस तो एक तरफ जो है, जैसे अभी जिक्र किया गया कि हैरिस जो है वो क्लाइमेट चेंज, वो ह्यूमन राइट्स, वो रूल ऑफ लॉ, इन चीज़ों का जिक्र करती हैं। लेकिन ट्रंप दूसरी तरफ जो है वो ज़्यादा अमेरिका फर्स्ट वाली उनकी स्ट्रैटेजी है। तो अमेरिका फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी में मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप देखें, अगर बिकॉज फर्स्ट प्रेसिडेंसी में हमने देखा कि उन्होंने चाइना के ऊपर जो है वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो अभी अगर ट्रंप दोबारा आते हैं तो चाइना के साथ वो कॉन्फ्रंटेशन मेरे ख्याल में ज़्यादा होगी। ऑल्दो कि ये एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक जो पॉलिसी है वो सेट गोल्स होते हैं। ट्रंप ने पिछली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में चाइना के ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाई, बाद में बाइडन ने उस वक्त उसके ऊपर बहुत शोर किया, लेकिन इंटरेस्टिंगली जब बाइडन आए तो उन्होंने मजीद जो है वो टैरिफ्स जो है वो इंक्रीज कर दिए थे। तो हो सकता है जो पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कॉन्फ्रंटेशन चाइना के साथ ज़्यादा अमेरिका की बढ़ती है तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस जो चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, इसमें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है दबाव डालें कि वो पाकिस्तान की चाइना के ऊपर डिपेंडेंस जो है उसको कम करें। तो ट्रंप के आने से नो डाउट चेंजेस आएंगे, बिकॉज जैसे मैंने जिक्र किया 2017 का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो ट्रंप की थी और फिर बाइडन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को अगर आप देखें तो बाइडन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं था। जी, लेकिन जरूरी तो नहीं बाइडन की स्ट्रैटेजी जो है वो कैमला हैरिस भी लेकर आगे चले। इस पर मजीद भी बात करते हैं। अभी क्विकली एक ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूएस इलेक्शन पर ये खुसूसी ट्रांसमिशन। कौन जीतेगा कौन हारेगा, वोटिंग का अमल जारी है और इस वक्त हमारा पैनल भी मौजूद है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि किसकी पॉलिसी ज़्यादा इम्प्रेस कर सकती हैं वोटर्स को, पब्लिक को, आवाम को। डॉक्टर जबीर अहमद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कौन आज बेहतर तौर पर, किसने अच्छी कैंपेन की, कौन आपको आगे नज़र आ रहा है? और अगर रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स में से डोनाल्ड ट्रंप, हैरिस में से कोई भी आता है तो कौन बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए? जी, पाकिस्तान के लिए अगर प्रेडिक्टेबल पॉलिसी को देखा जाए तो जाहिर है डेमोक्रेट्स के कैंडिडेट कमला हैरिस वो आती हैं तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हालात होंगे और कि हमारी तरफ क्या उनका रवैया होगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उनका वैसे भी अमेरिकन उनको यही कहते हैं कि बड़े इम्पल्सिव हैं, पूरी दुनिया यही जानती है कि बड़े इम्पल्सिव हैं। और पिछली दफा के ट्वीट्स हमें याद हैं जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने डिसीटफुल कहा और पाकिस्तान को कहा कि डबल चेहरे के साथ वो अमेरिका को धोखा देते रहे हैं और इस किस्म के अल्फाज उन्होंने किए। बाद में खैर उन्होंने अपना रवैया थोड़ा सा तब्दील किया, तो इस लिहाज से तो खैर ये हो गया। दूसरा रहा सवाल कि वहाँ कौन किसने कैसी कैंपेन की, वो तो इतना मार्जिन कम है। अगर सिर्फ पोल्स और सर्वे को देखा जाए तो +-3 का मार्जिन वो कहते हैं। कोई 500 से ज्यादा वहाँ ऐसे इदारे और कंपनियां हैं जो कि पोल्स करती हैं, सर्वे करती हैं और उसको 3% का मार्जिन दिया जाता है। यहाँ 1% का मार्जिन है दोनों में, 39 और 48 का। तो फिर वो तो मार्जिन के अंदर ही आ रही हैं दोनों। इसका मतलब मुकाबला तो सख्त है। जो चीज कलीदी नजर आती है जिसका आपने सवाल किया अमेरिका में कैंपेन का, वो डिपेंड करता है कि वहाँ जो पोलराइजेशन हुई है खासतौर पर ट्रंप के पिछले जमाने में और अब जो ट्रंप ने उसके बाद कैंपेनिंग अपनी की है, उस पोलराइजेशन को अगर देखा जाए और अमेरिका की डेमोग्राफी को देखा जाए जिसमें 61.8%, 61.8% वहाँ वाइट पॉपुलेशन है, तो जिसकी वजह से एक छोटा सा एज है। लेकिन इस दफा आके कमला हैरिस ने उस एज में ख्वातीन को, जो उन्होंने ख्वातीन का हेल्थ के बारे में और अबॉर्शन के बारे में बात की और जो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बर्नी सैंडर्स ने भी आज बयान दिया कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो, और जो सर्वे आया
आयोवा का, उसमें 56 और 36 का फर्क पड़ गया जो ख्वातीन का वोट है कमला हारिस के सिलसिले में। लेकिन उसके बावजूद जो मैंने डेमोग्राफी बताई, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर तो वहाँ इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम का है, जिसके तहत वोटिंग, वो जो वोट है उसमें 270 जो लेगा। पिछली दफा भी ट्रंप उसकी वजह से जीते थे, पॉपुलर वोट तो उनको कम मिले थे, तो हेनरी के मुकाबले में। तो इस दफा भी नजर यही आ रहा। और क्यों मिले थे वो क्यों मिले थे उनको, जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट ज्यादा, वही आ जाती है कि जो कंडेंस्ड एरिया है, अर्बन एरिया, जो हमारे यहाँ बाकी पैनलिस्ट अमेरिका से शामिल हैं, उस पर बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकेंगे। जो कंडेंस्ड अर्बन एरिया है, उन्होंने कुछ इस तरीके से अर्बन और बाकी तमाम स्टेट्स की इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की है इलेक्टोरल वोट्स की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि उसमें एक काफी मसावात आ जाता है। तो जो अगर पॉपुलर वोट जीत भी जाए, जो कि डेमोक्रेट्स का ज्यादातर अर्बन एरिया में ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, अगर आप उसको ब्लू पे देखें तो दूसरा जो बाकी रूरल एरियाज और जो वाइट पॉपुलेशन है, उसमें ज्यादातर रिपब्लिकन का रहा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, इन तमाम डेमोग्राफी को अगर आप मिला भी लें, वो एडवांटेज आप ट्रंप को दे भी दें, तो 19-20 का ही फर्क आ रहा है ट्रंप। ठीक है, 19-20 का फर्क आ रहा है। आप समय मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। रहमान साहब, आपके ख्याल में खासतौर पर जो इमिग्रेशन वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, उसको लेकर पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं? उनको क्या खदशात हैं? किससे तवक्कुआत, किससे उम्मीदें हैं? अच्छा देखिए दो, इसमें ना पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर, जहाँ पर मैं न्यूयॉर्क में हूँ, यहाँ पर तो कम्युनिटी वो इररेलेवेंट है यहाँ की सियासत से भी, और यहाँ पर उनका जो वोट है क्या वो मैटर करता है या नहीं करता। तो ये सवाल को इतना ज्यादा जो है वो यहाँ पर जो है वो उठता नहीं है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो उसका रुझान क्या है या वो किसको सपोर्ट कर रही है। दूसरी चीज, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। यहाँ पर हमने देखा है कि कम्युनिटीज के हवाले से बात होती है, जिस तरह से हिस्पैनिक वोटर है, अफ्रीकन अमेरिकन वोटर है, वो कई दफा एज एन एंटिटी भी जो है वो वोट करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी हर कोई अपना अपना देखता है। कुछ सपोर्टर्स हैं ट्रंप के, कुछ सपोर्टर्स हैं कैमला हारिस के। ये मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अप्रोच है और वो अपनी अपनी अप्रोच लेकर चलते हैं। सिर्फ कुछ कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर जो है वो मैटर करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो अभी अमेरिकी कांग्रेस की जो करारदाद थी और फिर जो लेटर आया, इसमें बड़ा अहम किरदार था उन लोगों का, उन कांग्रेसमैन का जिनके लिए पाकिस्तानी वोट जो है वो मैटर करता था। और वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, क्योंकि उनके वोट था, पाकिस्तानी वोट था, पाकिस्तानी जो कुछ यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्फ्लुएंशियल हैं, तो उनकी वजह से जो है वो उन्होंने जो है वो उसको एंडोर्स किया और फिर जो है वो उसमें पार्टिसिपेट भी किया। तो ये पाकिस्तानी वोटर्स का यहाँ तक तो किरदार है, लेकिन इससे बढ़कर जो है वो कुछ नहीं है। मोस्टली पाकिस्तानी वोटर्स जो है वो ज्यादा अर्बन सेंटर्स जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ लीन करते हैं। जिस तरह से न्यूयॉर्क जैसा शहर है, तो वहां पर को बहुत ज्यादा, जिस तरह से न्यूयॉर्क में भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। लोगों को पता है ये ब्लू स्टेट है, तो ये जो है वो डेमोक्रेट्स के साथ ही जाएगी। सारी नजरें जो है वो स्विंग स्टेट्स के ऊपर होती हैं, वहां पर जो है वो मैटर कर सकता है। हाँ, इस मरतबा जो अरब वोटर्स हैं उनका रोल अहम है, क्योंकि कुछ जो स्टेट्स हैं जिस तरह से जो है वो जॉर्जिया के अंदर है, आयोवा के अंदर हैं, तो वहां पर जो है वो, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा है कि चाहे आप जो स्टेट है वो एक वोट से जीते हैं, चाहे 10 वोटर से जीते हैं, चाहे 10,000 से जीते हैं, चाहे 1 मिलियन से जीते हैं, जो सारे के सारे डेलीगेट्स हैं वो जीतने वाली पार्टी के साथ जो है वो जाते हैं। तो वहां पर जो है वो जो छोटा वोट है, चाहे वो 2 लाख या लाख वो वोटर है, जिस तरह से अरब वोटर्स कुछ स्टेट्स के अंदर मौजूद हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखना वो कहा जा रहा है कि उनके बारे में अभी तक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रंप का जो है वो मौकफ वो इमिग्रेशन पर इतना सख्त है कि वो उनके साथ नहीं जाना चाहते, और कैमला हारिस और जोसेफ बाइडेन का जो गजा पे स्टांस था वो उसकी वजह से उसके मुखालिफ है। तो ये आज देखना है कि जो ये वाला वोटर था, जो मुसलमान वोटर या अरब वोटर था, वो अब किस तरफ जो है वो जाता। सही। मुजम्मिल, अगर एक कदम आगे बढ़ें तो आपको क्या लगता है पैलेस्टाइन के इशू पर, क्या आपको लगता है कि बाइडेन की पॉलिसीज अगर हैरिस आगे आती हैं तो उसको लेकर वो कैरी करेंगी, या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि उनकी पॉलिसीज इस हवाले से ज़्यादा क्लियर हैं? देखें, इस मामले में ट्रंप इज़ वेरी क्लियर, ही इज़ मोर प्रो इसराइल दैन एनी अदर पर्सन इन द वाइट हाउस जो कि आ सकता है। उसकी वजह ये आपको याद होगा, जेरूसलम में इसराइल के कैपिटल को भी रिकॉग्नाइज़ करवाया था ट्रंप ने,
और साथ नेतन्याहू को अपना दोस्त कहा था। जब नेतन्याहू ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था जो बाइडन को, तो ट्रंप ने कहा था कि आई फील एज इफ़ ही हैज़ डिसीव्ड मी। तो वो इतना क्लोज समझते हैं उनको अपने साथ। और साथ साथ ये कि ये बेसिकली अगर अमेरिकन स्टेट का एक फॉरेन पॉलिसी विजन है, उसमें इतनी चेंजिंग नहीं आ सकती कि एक पर्सनैलिटी आके उसको बिल्कुल तब्दील कर ले। हाँ, हैरिस का इस पर जो स्टांस है वो कदरे थोड़ा मॉडरेट है हम कह सकते हैं, लेकिन ट्रंप इज़ वेरी क्लियर। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं ताकत में होता तो 2 हफ्ते में ये जंग ख़त्म हो जाती, हमास को ख़त्म कर देते। तो ये चीज़ है कि इस पे कोई दो राय नहीं है कि वो ज़्यादा क्लियर भी हैं, इस पे ज़्यादा प्रो इसराइल भी अपने आप को जो अपनी लीनिंग है वो शो करते हैं। लेकिन ग्लोबल वॉरफेयर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो चल रही है दुनिया में इस वक्त, उसमें यूक्रेन रशिया वॉर की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल इस चीज़ के मुखालिफ हैं कि फ़ंड किया जाए यूक्रेन को, जबकि डेमोक्रेट्स इसके बहुत बड़े हामी हैं। जो बाइडन के अगेंस्ट जो कैंपेन की गई उसमें बहुत बड़ा पार्ट ट्रंप का यूक्रेन पॉलिसी को बैश करना था कि अमेरिकन वोटर के टैक्स के पैसे से आप सारा पैसा बाहर भेज रहे हैं, जबकि हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी सड़कें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सफ़र कर रहा है। तो इसीलिए अमेरिकन मनी को अमेरिका में ही लगना चाहिए। ये वही मोनरो डॉक्ट्रिन है जो किसी दौर में 19th सेंचुरी में अमेरिका फॉलो करता था कि यूरोप की वॉर्स में हम इंडल्ज नहीं करेंगे, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर भी यही है। तो देखा जाए तो अमेरिकन स्टेट की पिछली 200 साल की या 100 साल की जो पॉलिसी थी, ट्रंप उसमें आकर इतनी चेंजिंग ज़रूर ला सकते हैं कि वो ये कहें कि हमें डेमोक्रेसी को डंडे के ज़ोर पे एक्सपोर्ट नहीं करना। इसको डेमोक्रेटिक डिलूजन भी कहते हैं। जॉन जे मेयरशाइमर ने भी इस पे बात की हुई है और लोगों ने की हुई है कि अमेरिका ने रशिया को कंपेल किया है जंग पे, क्योंकि जब आपने उनको बताया था कि हम नेटो को ईस्टवर्ड्स नहीं लेकर आएंगे, यानी कि रशिया के बॉर्डर पे नेटो नहीं आएगी, उसके बावजूद आप लेकर जब आना चाह रहे थे, रशिया ने रिस्पॉन्ड कर दिया। सो यू हैव पुश्ड रशिया टू गो इनटू द वॉर। तो इसीलिए ट्रंप ये समझते हैं कि हमें नॉन इंटरवेंशन चाहिए, हम नेटो की फंडिंग भी कट करें, क्योटो प्रोटोकॉल और दीगर जो एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स हैं उससे भी बाहर आ जाएं और सिर्फ अपनी सोसाइटी पे फोकस करें। सही जी। आमिर साहब, यही आपसे सदारती इलेक्शन के नताइज पर फ़लस्तीन जंग की अगर हम बात करें तो क्या कितना असर पड़ेगा? देखिए, जितनी गुफ्तगू अब तक हो चुकी है तो क्लियर तो है कि वो इसराइल के तो साथ ही चलना है, चाहे कोई जीत जाए। तो वो मुसलमानों के लिए तो मसाइब ही मसाइब हैं, क्योंकि बहैसियत उम्मा भी हम कोई अपना रोल नहीं कर सके। अभी 10-11 को सऊदी अरब में फिर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो अरब लीग भी है और उसमें इंटरनेशनल इस्लामिक ममालिक बाकी सबको भी बुला रहे हैं, शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं कि जी हम कोई स्टांस बना ले। वो ऐसी की तैसी फिर गई सारे गज़ा की, हम रुकवा नहीं सके कोई जोर बहसियत उम्मा, कोई सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो यही काम है जो वो चाह रहा है, इसराइल भी चाह रहा है कि ठीक है आप अपने अपने काम करें, हमारे साथ बिजनेस करें। अमेरिका भी यही चाहता है कि भाई आप बहसियत मुसलमान ममालिक कोई पॉलिसी ना बनाएं, कि और ना वो बनाने देते हैं। हमारे यहाँ इतनी रेशदवानियाँ आपस में ही कि माशाल्लाह ईरान अलग खड़ा है, लबनान, शाम, सब के हालात देख लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हमारे पास आए हुए हैं, वो क्या करने आए हैं अब यहाँ पे भी? हमने को साथ दे देना, किसी का साथ खड़े होकर, हम अपने जोगे नहीं रहे। जिस इमरान खान को दोस्त ढूंढ रहे हैं उसने वो 5 अगस्त 2019 को जो अमेरिका ने मोदी ने मिल के काम किया, जिसको माय फ्रेंड मोदी लिखा है अभी भी ट्वीट में उन्होंने, तो हम तो वर्ल्ड कप जीत के आए थे और तोहफे में मकबूजा कश्मीर दे के आए थे। वो हमें तो बोल बचा नहीं मिलता है ना वहाँ से। मैं अब बात कर रहा था आने से पहले, हमारे नवीद अनवर चौधरी हैं दोस्त, शिकागो में बिजनेसमैन है, एक न्यूयॉर्क में खावर बेग है, मतलब वो दोनों बिजनेसमैन हैं। एक पीटीआई के हैं और एक हैं कि पाकिस्तानियों को, नवीद अनवर कहते हैं कि पाकिस्तानियों को सिर्फ अमेरिकन सियासत में रहना चाहिए। जब अमेरिकन आप बन गए हैं तो फिर आप पिछला छोड़ के अगर आप कम्युनिटी बेस पे, जैसे इंडिया ने किया है, उन्होंने वन नेशनैलिटी की है कि आप नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इंडियन रहें लेकिन वहां पे सियासत अपनी ना करें, बल्कि आप वो सारे मफादात पे काम कर रहे हैं, हर जगह पे छाए हुए हैं। हम पहले कभी तफरकों में थे, फिर इलाकों में तकसीम हो गए। आप पहले कभी अरबों और तुर्कों की मस्जिद का नाम होता था, ये साढ़े पिंड दी मस्जिद है, साढ़े पिंड दी मस्जिद है। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा ये काम हो रहा है। तो हम तो इतने तकसीम है कि हम अपना कोई एक बहसियत कम्युनिटी किसी एक को ये पैगाम नहीं दे सकते कि बहसियत पाकिस्तानी हम कहीं पे खड़े हुए हैं। यही हमारा अलमिया है। हम फलस्तीन, गजा, हम दुनिया भर में पहुंच जाते हैं खड़े होके। नवीद साहब, एक तो इस पे कमेंट कर दीजिएगा, पैलेस्टाइन इशू पर क्या रोल अदा कर सकता है कौन, और दूसरा पाकिस्तान के लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर साबित हो सकता है? क्विकली इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, जहाँ तक पैलेस्टाइन का ताल्लुक है तो ये तो एक मेरे ख्याल में कांस्टेंट है। अमेरिकन जो भी वो अगर जो है वो ट्रंप आते हैं या वो हैरिस आती हैं तो मेरे ख्याल में पॉलिसी में कोई चेंज एज सच मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई रेडिकल चेंज लेके आएंगी।
कोई हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है कि जी वो नेतन्याहू को थोड़ा सा प्रेस किया जाए नेगोशिएटेड सेटलमेंट में, लेकिन ओवरऑल दूसरा ये है कि डायस्पोरा इतना बड़ा नहीं है मुसलमानों का वहाँ पे, क्योंकि उनकी एक सेट वो है कि आपके पास रिपब्लिकन हैं और आपके पास डेमोक्रेट हैं, और उनकी ओवरऑल जो है वो 180-186 की जो है वो ऑलरेडी है। ये 6-7 स्विंग स्टेट्स हैं जहाँ से वो इलेक्शन का रिजल्ट जो है उस आउटकम को वो इफेक्ट करती हैं। उसमें हमने लास्ट टाइम भी देखा कि पेनिसिल्वेनिया जहाँ पे सबसे ज्यादा बहुत शुक्रिया इलेक्टोरल जी हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।